हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उनके नेतृत्व और सेवा के लिए भी उन्हें सराहना व्यक्त की है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर हार्दिक बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही पीएम ने मान के नेतृत्व को सराहा। और ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में सांस्कृतिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस मुलाकात का उद्देश्य भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बता दें कि और भी मजबूत करना है। दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करी और दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जहां बता दें कि ब्राजील के उपराष्ट्रपति से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात करी है। और ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही सांस्कृतिक सहयोग को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिससे बता दें कि दोनों देशों के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। निवेश और व्यापार के मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी देखने को मिली है। और इसके साथ ही दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच बता दें कि संबंध को और भी मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा ये मुलाकात अहम और महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और निवेश और व्यापार को लेकर चर्चा देखने को मिली है। अब इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात के बाद ब्राजील और भारत के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, जिनको धार दी जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दें कि एचएएल की नई मिनी स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है और एचएएल ने इस टाउनशिप के माध्यम से एक मिसाल कायम की। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि एचएएल का ये मॉडल अन्य उद्योगों के लिए बता दें कि बेंचमार्क बनेगा। नासिक के लिए यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगले वर्ष नासिक में कुंभ मेला होने वाला है और ये टाउनशिप पूरे शहर को स्थिरता के विकास का संदेश देगी। उन्होंने एचएएल के कर्मचारियों और प्रबंधन को परियोजना की सफलता और पर्यावरण संवेदनशील विकास की दिशा में योगदान के लिए भी बधाई दी है। और इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जिससे बता दें कि एचएएल की नई मिनी स्मार्ट टाउनशिप का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जहां मिनी स्मार्ट टाउनशिप बनी मॉडल और नासिक में पर्यावरण संरक्षण संदेश दिया गया है। और परियोजना उद्योगों के लिए बता दें कि ये बेंचमार्क होती हुई साबित नजर आएगी। और इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नासिक में पर्यावरण संदेश दिया गया और परियोजना की सफलता के बाद बता दें कि और अगले वर्ष नासिक में मेला भी लगने वाला है, जिससे बता दें कि ये दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एचएएल की नई मिनी स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के बाद बता दें कि कई अन्य बदलाव देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है और एचएएल ने इस टाउनशिप के माध्यम से एक मिसाल कायम की है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि एचएएल का यह मॉडल अन्य उद्योगों के लिए बेंचमार्क बनेगा। नासिक के लिए यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगले वर्ष नासिक में कुंभ मेला होने वाला है और यह टाउनशिप पूरे शहर को स्थिरता के विकास का संदेश देगी। उन्होंने एचएएल के कर्मचारियों और प्रबंधन को परियोजना की सफलता और पर्यावरण संवेदनशील विकास की दिशा में योगदान के लिए बधाई दी है। और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है।
पर्यावरण बचाने की बात कर रही है। इस दौर में एचएएल ने इस टाउनशिप के माध्यम से एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, एक मिसाल कायम की है। इसलिए मैं एचएएल को बधाई देता हूं। और साथियों, मुझे लगता है कि एचएएल का यह मॉडल अब अन्य डीपीएसयूज और इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बेंचमार्क बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर हर उद्योग अपने कर्मचारी और पर्यावरण के लिए इसी तरह सोचने लगे तो देश का डेवलपमेंट भी होगा और लोगों के जीवन की क्वालिटी में भी स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। और मैं समझता हूं नासिक की जनता के लिए भी एक बहुत अच्छा यह उदाहरण बनेगा। अगले वर्ष में नासिक में कुंभ आने वाला है। यह टाउनशिप एक तरह से पूरे शहर को यह सिखाएगी कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए मैं एचएएल के पूरे परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने न केवल एक टाउनशिप बनाई है बल्कि एक विचार दिया है कि हमारा भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण बनाने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अस्पतालों के नवीनीकरण, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित अस्पताल नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा की नींव है। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां जिला अस्पताल का नवीनीकरण और स्वच्छता संबंधी बैठक आयोजित की गई, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बैठक ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इस बैठक में स्वच्छता पे जोर देते हुए तमाम निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता संबंधी बैठक की अध्यक्षता करी है। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण बनाने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अस्पतालों के नवीनीकरण, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित अस्पताल नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा की नींव है। और आप देख सकते हैं इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी। बैठक में उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां स्वच्छता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58 कर दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। और सीएम योगी ने कहा कि महापर्व दिवाली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के समान है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन स्तर में काफी ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही यूपी सरकार ने महंगाई भत्ता और इसके साथ ही राहत दर हुई है अब 58%। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशखबरी बड़ी खबर दी और इसके साथ ही 28 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, जो बता दें कि काफी ज्यादा लाभदायक साबित होती हुई नजर आएगी। दिवाली पर राहत का तोहफा यूपी सरकार की ओर से देखने को मिला है, जहां बता दें कि यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, जिससे बता दें कि पेंशनधारियों और इसके साथ ही कई ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे और ये काफी ज्यादा लाभकारी साबित होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 55 से बढ़ाकर 58 कर दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
सीएम योगी ने कहा कि वहां पर दिवाली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के समान है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन में स्तर में काफी ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में प्रदेश और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित गतिविधियों और जनता से संवाद का केंद्र बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मेहनत और एकजुटता के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। समारोह में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जहां संवाद का केंद्र ये कार्यालय बनता हुआ नजर आएगा, जहां जनता अपनी समस्याओं को रख सकेंगे और सीधे संवाद भी हो सकेगा। और इसके साथ ही समारोह में बता दें कि बढ़-चढ़ कर सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में प्रदेश और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित गतिविधि और जनता से संवाद का केंद्र बनेगा, जहां जनता अपनी समस्याओं को सीधा समक्ष रख पाएंगे और अपनी समस्याओं से अवगत करवा पाएंगे, जिससे काफी ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मेहनत और एकजुटता के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। सीएम धामी ने इसका उद्घाटन किया और समारोह में कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि संवाद का केंद्र यह कार्यालय बनता हुआ नजर आएगा, जहां आम जनता अब अपनी समस्याओं को सीधे सामने रख पाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि समस्या का निराकरण भी जल्द से जल्द होता हुआ नजर आएगा इस कार्यालय की मदद से। और सीधा संवाद जनता और सरकार के बीच होता हुआ नजर आएगा, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो करेंगे बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव में मोहन यादव की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही पूरी गर्मजोशी के साथ बीजेपी पूरे मैदान में अपनी पूरी तैयारी के साथ है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रचार प्रसार करेंगे सीएम मोहन यादव। गया और हिंसुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का जैसे ही बिगुल बज चुका है और बीजेपी पूरे दमखम और तैयारी के साथ मैदान में। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बता दें कि आज फिर से बिहार में माहौल जमाएंगे। वे चुनाव प्रचार के लिए दूसरे दिन भी बिहार दौरे पर रहेंगे। सीएम 2 विधानसभा में बता दें कि हुंकार भरेंगे, जहां जनता में जोश भरते हुए और समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आएंगे। सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा के गया और हिंसुआ में बता दें कि जनता से बातचीत और इसके साथ ही जनता को संबोधित करके प्रचार प्रसार करेंगे। और वह इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि बिहार के दौरे पर आज फिर से रहेंगे, जहां माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां की गई हैं उनकी जनसभा और कार्यक्रमों को लेकर। वे गया विधानसभा क्षेत्र में गांधी मैदान स्टेडियम और हिंसुआ विधानसभा में हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री गया विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार और हिंसुआ विधानसभा में प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से